नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जैसे ज्ञान सम्मान मंच पे। पहला लेक्चर जो है इसका पार्ट 1 में अपलोड करते हैं हम, इसके बाद ये पार्ट 2 अपलोड हो रहा है। एक्चुअली आप सभी को पता ही होगा, लास्ट में लेक्चर जो है इसमें स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो मैं खुश नसीब हूँ कि मैं देख लिया, नहीं तो मैं पूरा लेक्चर आपका रिकॉर्ड कर देता और स्क्रीन रिकॉर्ड लेता ही नहीं। वैसे में जो हमको फिर दोबारा काम करना पड़ता, फिर अभी भी इंटरप्शन हुआ है। तो ऐसे में कभी इंटरप्शन होता है, बट ठीक है, ये जो है सिस्टम का पार्ट है, हिस्सा है इंटरप्शन जो है होना। तो हम लोग जो है अभी बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और उसमें हम लोग बात किए थे कि आखिर इसका उत्पत्ति कैसे हुआ था। इसके बाद हम बोले थे कि हम चार पांच मुद्दों पर मेनली चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। एक तो इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, दूसरा इसका जो आर्थिक क्रिया क्या रहा, यानी कृषि की क्या स्थिति थी, शिल्प का क्या था, व्यापार का क्या स्थिति था, और व्यापार में आंतरिक व्यापार कहाँ कहाँ से होता था, बाह्य व्यापार कहाँ कहाँ से होता था। फिर हम बोले थे कि आपको धार्मिक क्रिया और व्यापार के बारे में जो है उनके प्रमाण के बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ हम लोग कुछ विशेषता के बारे में देखेंगे जो उस समय स्थल प्राप्त हुए, चूंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, यदि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, यही पूछा गया आपसे कि कौन सी वस्तुएं जो है किस क्षेत्र से पाए गए हैं, तथा उस क्षेत्र का विशेषता यानी क्या है, और उससे संबंधित जो रिलेटेड विद्वान रहे हैं उनका आपसे नाम पूछा गया है। ये सब मुद्दा पे जो हम लोग को चर्चा करना था। साथ साथ ये जो एक नगरीय सभ्यता थी, और इतनी उन्नत और इतनी जो है शानदार, इतना जबरदस्त जो है व्यवस्था होने के बावजूद भी ये नगर का पतन आखिर क्यों हो गया, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हम लोग जो है इसके उत्पत्ति के बारे में बात कर चुके थे, ठीक है। आगे हम लोग इसका भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा कर रहे थे, और उसके बाद हम लोग नगर जो है योजना संरचना के बारे में इसके देख रहे थे। आखिर इसका नगर योजना का जो है संरचना कैसा था, ठीक है। एक आपको इमेज यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए आपको एक दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका पुराना जो है नदी तंत्र आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बाकी चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं तो और आपको क्लियरिटी थोड़ा दिखेगी। ये हड़प्पा का नगर दुर्ग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे श्रमिकों का आवास दिया है, ये थाने कोठार दिया हुआ है, ठीक है। ये इमेज थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, बाकी हम जो है इमेज आपको आगे चल के जो है हम आपको इमेज जो है सारा कुछ बिल्कुल क्लियरिटी के साथ दिखा देंगे। अभी हम लोग नगर नियोजन के बारे में बात कर रहे थे, आखिर नगर ये कैसा था, ठीक है। आखिर इसे नगरीय सभ्यता कैसे करते थे हम लोग, इसी का जो है प्रश्न का आंसर हम लोग ढूंढ रहे थे। और ऐसे में हम लोग दो चार जो है मैटर पे यहाँ पे बात कर चुके थे, ठीक है। कि शासक वर्ग जो था वो दुर्ग में रहा करता था, और नगर के प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर जो है एक निम्न स्तर में भी शहर में लोग रहा करते थे, जो सामान्य लोग रहा करते थे। उसके अलावा हम लोग बात किए थे कि सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पे यहाँ पे काटती थी, और अनेक खंड में जो है विभक्त था, जो मैं आपको बताया था। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जैसे मान लीजिए सड़कें हो गई, ठीक है, ये समकोण पे जो है आपको काट रही हैं, ठीक है। और इसमें जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको नगर नियोजन था, यानी इधर कुछ जो है मकान बने हुए थे, इधर बहुत सारे मकान बने हैं, फिर इधर आपको मकान बना हुआ है, यहाँ मकान बना हुआ है, यहाँ जो है कुछ, और ये जो है इस तरह जो है यहाँ पे सड़कों का व्यवस्था था। तो ये जो है नगर नियोजन के उस समय की व्यवस्था था। ईंट की जो है बड़ी बड़ी इमारतें हमको देखने को मिलती है। सामान्य लोग को भी ये लगता होगा कि इनके शासक जो है कितने प्रतापी और जो है प्रतिष्ठान होंगे, ठीक है। ये सब जो है उस वहाँ उस समय की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो का शायद सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल वहाँ पे स्नानगार हमको देखने को मिला, ठीक है, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह ईंटों का स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो इसका जो है लंबाई जो है 11.88 मीटर, तथा इसका चौड़ाई 7.01 मीटर, और इसका गहराई 2.43 मीटर। ये तथ्य थोड़ा सा आप याद रखेंगे, कहीं आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। दोनों सिरों पे जो है तल तक सीढ़ियां बनी हुई थी, बगल में जो है कपड़े बदलने के कमरे भी थे, ठीक है। स्नानागार का फर्श जो है पक्की ईंटों का बना हुआ था। पास के कमरे में बड़ा सा कुआं था, इससे पानी निकाल कर हौज में डाला जाता था, ठीक है। हौज के जो है कोने में निर्गम जो है मुख था, जिसके पानी बहकर जो है नाले में जाता था। बताया जाता है ये विशाल स्नानागार जो है धर्मा अनुसंधान संबंधित स्नान के लिए बना होगा, जो भारत में हर एक जो है धार्मिक कर्म में आवश्यक रहा होगा। देखिए मान्यता है, लोगों का मानना है कि ये जो स्नानागार है आपका, ये केवल और केवल जो है आपको कहाँ से पाया गया, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से एक आपका स्नानागार पाया गया है, ठीक है। यहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई थी, ठीक है। चारों तरफ जो है यहाँ पे मकान थे, ठीक है। और इसका हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के ऊपर चर्चा कर लिए, क्योंकि ये जो है स्नानागार केवल मोहनजोदड़ो में हमें खुदाई में प्राप्त हुए हैं।
तो कुछ लोग का मानना होगा कि नहीं, ये तो जैसे आज का स्विमिंग पूल है वैसा स्विमिंग पूल होगा। ठीक है, तो इतिहासकारों का ये कहना है कि अगर स्विमिंग पूल होता तो ये हमको जगह जगह पर देखने को मिलता। ये केवल मोहनजोदाड़ो में यानी धार्मिक अनुसंधान के लिए ही ये इस्तेमाल किया जाता होगा। जैसे आज आप देखते होंगे कि भारत के लोग जो है बहुत जगह यात्रा करते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। ठीक है, तो वैसे में हो सकता है कि ये धार्मिक अनुष्ठान के लिए लोग यहाँ पे यूज किया करते होंगे। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत है। अनाज रखने का यहाँ पे कुठार भी है। जो अनाज रखने का कुठार हमको मिला है ये 45.71 मीटर लंबा, साथ साथ देखेंगे। अच्छा, ये जो है आपका स्नानागार वगैरह का आपका इमेज दिख रहा है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो का देख ले, विशाल स्नानागार। ठीक है, ये कुछ कुछ आपको दिख रहा है, बाकी हम कोशिश करते हैं यही आपको जो है स्नानागार है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे बगल में जो है आपको यहाँ पे चेंज रूम भी है। ठीक है, चेंज रूम भी बगल में बने हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको, यहाँ पे आपको ये ऊंचा स्थान दिख रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे तो ये ऊंचा स्थान दिख रहा है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी देखिए तो ऊंचा स्थान दिख रहा है। ठीक है, तो ये उस समय का कुछ स्ट्रक्चर है। आपको ये एक स्नानागार का इमेज था। बाकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वहां पे हमको स्नानागार के अलावा एक और चीज क्या मिली थी हमको। अब बाकी इसका चौड़ाई जो है, लंबाई ऊंचाई भी आप ध्यान में रखेंगे। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर ये आपको यहाँ पे गहरा है। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो में हमको जो मिला वो अनाज रखने का एक कोठार मिला है, जो 45.71 मीटर लंबा है। ठीक है, इसका लंबाई कितना है, 45.71 मीटर। इसके अलावा देखेंगे तो ये जो है आपको 15.23 मीटर चौड़ा है। तो अनाज रखने का यहाँ पे आपको कोठार भी मिला है। पर हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं, जो ईंटों से बने चबूतरे पे हाथे में खड़े हैं। प्रत्येक कोठार जो है 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है, और नदी के किनारे में कुछ 1 मीटर दूरी पे है ये। इन जो है 12 इकाइयों में समूचा तल क्षेत्र लगभग अगर देखा जाए तो 837.1025 में वर्ग मीटर में होता है, जो लगभग उतना ही होता है जितना मोहनजोदड़ो के कोठार का है। देखिए, एक्चुअली कहानी ये हुई थी कि जब खुदाई हो रहा था तो जो मोहनजोदड़ो में जो हमको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था वैसा ही कुछ हमको आपको हड़प्पा में भी देखने को मिल रहा था। तो लगभग लगभग जो है दोनों जो है सामान्य जो है यहाँ पे चीजें जो है सामान्य कंडीशन यहाँ पे दोनों जगह से देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसे में इसको जो है कुछ विद्वानों के द्वारा जो है टूडुआ सभ्यता का भी यहाँ पे नाम दिया गया था। अच्छा, इसकी उत्पत्ति से लेके हम बात किए थे। ठीक है, तो इसके उत्पत्ति से रिलेटेड अगर देखेंगे आप तो जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है कैसा सभ्यता है आपको। अच्छा, जॉन मार्शल तो सिंधु घाटी सभ्यता ही इसका नाम दे दिए थे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, आपसे कई क्वेश्चन प्रश्न पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो जॉन मार्शल के द्वारा ही किया गया। ठीक है, इसके बाद जैसे मैं बताया कि हड़प्पा में जो जो चीजें मिल रही थी वैसे ही कुछ मोहनजोदाड़ो में भी मिल रहा था, और ऐसे में जो है स्टुअर्ट पिगट के द्वारा बोला गया ये जो है जुड़वा समाज का विस्तार है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो कुछ लोगों का मानना है कि आर्य लोग ही थे हड़प्पा के लोग, जैसे आपका डॉक्टर रामचंद्र और डॉक्टर जो है लक्ष्मण स्वरूप। ठीक है, गार्डन जो है चाइल्ड के द्वारा कहा गया था कि ये लोग जो है सुमेरियन लोग थे, ये सुमेर से लोग जो है हड़प्पा के लोग आए हुए थे। ठीक है, आर डी बनर्जी जो है इनका कहना था कि ये और कोई नहीं, ये द्रविड़ ही लोग थे। ठीक है, मार्टिन व्हीलर का कहना था कि दास दसवीं लोग थे। ठीक है, रामशरण शर्मा का तो ये कहना है कि यहाँ पे ये लोग मुंडा थे। ठीक है, यानी मुंडा हम लोग देखे थे कि मुंडा का विस्तार आप देखेंगे तो ताम्र युग में जो है मुंडा लोग जो है यहाँ पे आपको होते हैं, और इस तरह से इनका विस्तार पूरे भारत में होता है। ठीक है, और ये इनका कहना था कि ये कोई और नहीं, ये मुंडा लोग ही थे। ठीक है, चलिए, तो ये उत्पत्ति से रिलेटेड जो है बातें हो गई। ठीक है, ये सब इंटरप्रिटेशन है, ये अपना जो कुछ साक्ष्य प्रमाण के आधार पर इन लोगों के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, बाकी आपसे जो है फैक्चुअल क्वेश्चन ये सब पूछा जा सकता है। हड़प्पा के जो है कोठारों में देखें तो दक्षिण में खुला फर्श है, और इस पे जो है तो यहाँ पे कतारों में ईंट का जो वृत्ताकार चबूतरा भी बना हुआ है। स्पष्ट है कि इनका उपयोग फसल दावने के काम में किया जाता होगा, क्योंकि फर्श के जो है दरारे में आपको गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, तो हो सकता है ये लोग इस्तेमाल करते होंगे अनाज वगैरह को कूटने में। हड़प्पा में 2 कमरे वाला बैरक भी है, जो शायद मजदूरों को रहने के लिए बना होगा। ठीक है,
कालीबंगा में नगर में दक्षिण भाग में ईंटों के चबूतरे मिले हैं, जो शायद जो है कुठारों के लिए बने होंगे। इस प्रकार स्पष्ट यहाँ पे हो रहा है कि कुठार जो है हड़प्पा संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग था। यानी जगह जगह पे अनाज रखने के लिए वहां पे आपको कुठार वगैरह बनाए गए थे। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पक्की ईंटों का जो है इस्तेमाल विशेष बात है। यहाँ पे जितने भी आपको कलाकृतियां मिल रही है सब पक्की ईंटों की, जबकि हम लोग कल पिछले क्लास में बात किए थे ताम्र प्रसान काल में, तो वहां पे आप क्या देख रहे थे, कच्ची ईंटों का यूज हो रहा था। यहाँ पे पक्की ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मिस्र के समकालीन भवनों में देखेंगे धूप में सुखाई गई ईंटों का ही प्रयोग हुआ है। वहां पे धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, पक्की ईंटों का प्रयोग हो गया है। ठीक है, तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि मिस्र के यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता से ये सभ्यता जो है आगे थी। समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग मिला तो है, पर हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ऐसी ईंटों का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे हुआ है। अभी हम लोग नगर के बारे में देख रहे हैं, नगर नियोजन के बारे में। मोहनजोदड़ो की जो है जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों में हर एक छोटे या बड़े मकानों के प्रांगण में स्नानागार होता था। कालीबंगा में जो है अनेक घरों में अपने अपने कुएं भी थे। ठीक है, तो ये आप जल का सिस्टम उस समय देख सकते हैं। घरों में पानी बहकर सड़कों में आता था, और जहां इनके नीचे मोरियां बनी हुई थी, अक्सर ये मोरियां ईंटों और पत्थरों के सीलियों से ढकी रहती थी। और सड़कों की जो है इन मोरियों में आप देखेंगे मैनहोल भी बने होते थे। ठीक है, यानी जैसे आज आप देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका भवन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ भवन हुआ, यहाँ मान लीजिए पानी के लिए यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मोरिया बनी हुई थी। ठीक है, अब मोरिया में कहीं कहीं यहाँ पे ढक्कन भी लगाए हुए होते थे। ठीक है, अभी जो है ढक्कनों से कभी कभी इसका सफाई किया जाता था। तो जैसे आज का आप स्ट्रक्चर देखते हैं ना, वैसे ही कुछ हमको स्ट्रक्चर देखने को मिला है। आप कल्पना कर सकते हैं, सड़कों और मोरियों के अवशेष जो है आपको देखेंगे तो बनावली। ठीक है, बनावली से हमको देखने को मिला है। ठीक है, चलिए इसको जूम इन करते हैं। बाकी इस किताब का मैं अगर डिमेरिट बताऊं, अगर ढूंढूं, तो बस यहाँ पे जो है इमेज वगैरह हम लोग को थोड़ा सा इसका क्लियरिटी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ओरिजिनल वर्जन ये है नहीं। ठीक है, ये बुक जो है छपना ही बंद हो गया है। ये देखिए आपको हड़प्पा के अनाज के कोठार का एक समाकृतिक जो है प्रक्षेप है। ये सब क्या है, अनाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला। अब यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा है। ये सब जो है अनाज रखने के लिए आपको इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे आपको कि सड़क और मोरियों में अवशेष जो है अगर उसका देखें, तो बनावली में भी मिला है। कुल मिला जुला के स्नान घरों और मोरियों की व्यवस्था अनोखी है। हड़प्पा की निकास प्रणाली तो है और विलक्षण है। शायद जो है काश युग की दूसरी भी सभ्यता ने स्वस्थ और सफाई का इतना महत्व नहीं दिया जितना कि हड़प्पा संस्कृति के लोग ने दिए थे। काफी जो है यहाँ पे जो है इसका ध्यान रखा जाता था। नेक्स्ट मैटर हम लोग देख लेते हैं, कृषि का क्या स्थिति था। ठीक है, तो हम लोग नगर नियोजन देख लिया कि नालियों का जो है क्या स्थिति था, सड़कें कैसी थी, मकान कैसे बना हुआ था। अब कृषि के ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। सिंधु प्रदेश में देखें तो आज पहले की अपेक्षा बहुत ही कम वर्षा होती थी, इसलिए यह प्रदेश अब उतना उपजाऊ नहीं रहा। यहाँ के समृद्ध देहातों और शहरों को देखने से प्रकट होता है कि प्राचीन काल में यह प्रदेश खूब उपजाऊ था। संपत्ति देखेंगे तो यहाँ केवल 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ईसा पूर्व चौथी सदी में सिकंदर का एक इतिहासकार बता गया है कि सिंध इस देश का उपजाऊ भागों में गिना जाता था। लेकिन ये कहानी कब की है, ईसा की जो है चौथी सदी पहले की है। पूर्व काल में सिंधु प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति संपदा अधिक था, जिसके कारण यहाँ अधिक वर्षा होती थी। यहाँ वनों से ईंटें पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई जाती थी। लंबे अरसे तक खेती का विस्तार बड़े पैमाने पे चराई, ईंधन के लिए लकड़ी खपत होने रहने से यहाँ के प्राकृतिक वन संपदा क्षीण हो जाएगी। आपको पता ही है, जब आप प्राकृतिक जो भी कोई संपदा है उसका जो है अत्यधिक यूज करेंगे तो क्या होगा, एक ना एक दिन छीन ही हो जाएगा। और इस प्रदेश की उर्वरकता का एक विशेष कारण शायद सिंधु नदी का हर एक साल यहाँ पे बाढ़ लाना। तो सिंधु नदी तंत्र को जैसे भी उपजाऊ क्षेत्र था, ये भी ये जो कंडीशन था, इसकी वजह से यहाँ पे लोग रहा करते थे। ये जो हम लोग मैप तो पहले ही देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये मोहनजोदाड़ो की जो है आपको ढकी हुई नालियाँ दिखाई गई है। ठीक है, जो आपको इसमें स्पष्ट हो नहीं पा रही होगी। ठीक है, ये जो है आपको ये नालियाँ हो गई, एक तरह से ढकी हुई है, आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए
देखिए, बाढ़ हर साल आती थी और सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जो है आपको जलोढ़ मिट्टी बहा कर लाती थी और इस बाढ़ वाले मैदान को छोड़ जाती थी। तो आपको पता ही है जलोढ़ मिट्टी का क्या इंपॉर्टेंस है कृषि में। जैसे नील ने मिस्र का निर्माण और वहां के लोगों का भरण पोषण किया, वैसे ही सिंधु नदी क्या हुई, सिंध के क्षेत्र का निर्माण किया और वहां के लोगों का भरण पोषण की। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है बाढ़ उतर जाने पे जो है नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदान में बीज जो है बो देते थे और अगली बाढ़ आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूं और जौ फसल जो है काट लेते थे। और यहाँ जो है कोई फावड़ा या हाल तो नहीं मिला है, लेकिन आपको कालीबंगा की जो है प्राक हड़प्पाई अवस्था में जो है कुंड देखे गए हैं, उनमें अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में जो है हल जोते जाते थे। ठीक है, तो वहां पे आपका हल का कुछ प्रमाण मिला है। हड़प्पाई लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। इन हलों को आदमी खींचते थे और बैल, इस बात से पता नहीं, इस बात का तो हमको अभी पता नहीं है। फसल काटने के लिए शायद पत्थर के हंसिए का प्रयोग होता था। ठीक है, गौरबंदों और नालों में बांधों से घेर कर जलाशय जो है बनाने की परिपाटी बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से में हमको विशेषता रही है। किंतु देखा जाए तो नहरों और नालों की सिंचाई की परिपाटी नहीं देखी गई है। हड़प्पाई गांव जो अधिकतर बाढ़ वाले मैदान में थे, प्रचुर जो है अन्न यहाँ पे उपजा लेते थे, जो न केवल उनकी अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, बल्कि जो है खेती में काम करने का मतलब यहाँ पे आपको क्या होगा, सरप्लस भी देखने को मिलता था। बल्कि खेतों में काम से मतलब न रखने वाले नागरिकवासी शिल्पिया, व्यापारी और सामान्य नागरिक की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त था। ये जो है व्यवसाय वगैरह भी इसका होता था। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज जो है पैदा करते थे। वो दो किस्म का गेहूं और जौ उगाते थे। बनावली में मिला जौ बढ़िया किस्म का है। इसके अलावा तिल, सरसों उपजाते थे वो। ठीक है, तो अभी हम लोग कृषि के ऊपर बात कर रहे हैं। परंतु हड़प्पा कालीन लोथल में देखेंगे तो रहने वाले हड़प्पाई की स्थिति भिन्न रही थी। ठीक है, लोथल में स्थिति अलग थी। कैसे अलग थी देखते हैं। लगता है कि लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में ही चावल उपजाते थे, जिसका अवशेष वहां पाया गया है। मोहनजोदारो और हड़प्पा में शायद कालीबंगा में भी अनाज बड़े बड़े कोठारों में जमा किया जाता था। संभवतः देखेंगे तो किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था और वहां जो है परिश्रम चुकाने और संकट की घड़ियों में काम करने के लिए कोठारों में जमा किया जाता था। ठीक है, तो ये कृषि की स्थिति थी उस समय की। मेसोपोटामिया के नगरों की जो है दृष्टांत से कह सकते हैं कि जहां मजदूरी में जौ दिया जाता था, सबसे पहले जो है कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही है। क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ है, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंगडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। अब देखिए, कपास का उत्पादन का हमको यहाँ पे प्रमाण मिला है। क्योंकि आपको पता है कपास ज्यादा दिन तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन इतने समय तक कुछ जो है बर्तन वगैरह में कपास जो रखा गया था, जो आज तक सुरक्षित था, ये भी हमको साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिला है। नेक्स्ट है पशुपालन। तो पशुपालन तो आपको पता है मध्य प्रशांत काल से शुरू हो गया था। यहाँ पशुपालन का भी हमको जगह जगह साक्ष्य मिला है। कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग जो है बहुत सारे पशु भी पालते थे। बैल हो गया, गाय हो गया, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर पालते थे। उन्हें कुबड़ वाला जो है साढ़ विशेष प्रिय था। ठीक है, कुत्ते शुरू से ही पालतू जानवरों में था, आप सभी को पता ही है। सबसे पहले जो इसी को पालतू बनाया गया था। बिल्ली भी जो है पाली जाती थी। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों का निशान हमको मिला है। वो गधे और ऊंट भी रखते थे। शायद इन को बोझा गधे और ऊंट से बोझा ढोने के काम में आता था। घोड़े का अस्तित्व का संकेत मोहनजोदारो के ऊपरी सतह में तथा लोथल में मिला संदिग्ध जो है मूर्ति का टेराकोटा से मिला। देखिए, अगर घोड़ा का बात करें तो यहाँ पे आपको अवशेष जनरली मिला नहीं है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, एक जगह उसका एक जो है टूटा हुआ पैर, टूटे हुए पैर का एक मतलब पैर की हड्डी वहां पे मिली है। तो ऐसे में जो है इसका अवशेष मिला नहीं है। इसको हम मान सकते हैं कि घोड़े का अवशेष जो है उस समय नहीं था। गुजरात के पश्चिम में अवस्थित सूरकट्टा में घोड़े के अवशेष को मिलने की रिपोर्ट आई है। ठीक है, और वो जो है 2000 ईसा पूर्व के आसपास बताया गया है, परंतु पहचान जो है अभी भी संदेहग्रस्त है। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पाई सभ्यता जो है अश्व केंद्रित नहीं थी। ठीक है, अश्व का जो है उस समय ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था। हड़प्पाई संस्कृति में आरंभिक और परिपक्व अवस्था में न तो घोड़े की हड्डियां और न ही प्ररूप मिले हैं। ठीक है, एक जगह बस प्राप्त हुआ है। हड़प्पाई लोग को हाथी का ज्ञान था। वो गैंडे से भी परिचित थे। मेसोपोटामिया के समकालीन सुमेर के नगरों के लोग भी इन्हीं लोगों की तरह अनाज पैदा करते थे और उन्हें भी पालतू पशु प्राय जो है वही थे जो इनके थे। परंतु गुजरात में देखेंगे तो हड़प्पाई लोग जो है चावल उपजाते थे और हाथी पालते थे। ये दोनों जो है मेसोपोटामिया के नगरवासी
ये लागू नहीं होती है। शिल्प और तकनीक की क्या स्थिति थी इनकी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हड़प्पाई संस्कृति जो है कांस्य युगीन थी। आपको पता था कि कांसा बनाना इनको आता था। यूं तो संस्कृति के लोग पत्थर के बहुत सारे औजार और उपकरणों का प्रयोग करते थे, लेकिन वो कांस्य का जो है निर्माण प्रयोग भली भांति परिचित थे। ठीक है, और इसका हम चर्चा पिछले क्लास में ही कर चुके हैं। समानतः कांसा जो है तांबा और टीन मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा एक मिश्र धातु होता है, पर दोनों में एक ही धातु हड़प्पाई लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसलिए हड़प्पा के लोग जो है आपको देखेंगे तो हड़प्पा के लोग क्या करते हैं, कांसे के औजार बहुतायत में नहीं मिले हैं। यहाँ पे अयस्कों में देखेंगे तो ताम्र खनिज की अशुद्धियों से लगता है वह तांबा राजस्थान के खेतरी नामक खानों से मंगाया जाता था, हालांकि बलूचिस्तान में भी मंगाया जा सकता था। टीन आपको पता है कि अफगानिस्तान में मंगाया जाता था। और ऐसे में यहाँ पे कांसे का जो है बहुत सारा आपको औजार देखने को नहीं मिला, क्योंकि दोनों का ये व्यापार करते थे। ठीक है, बट इनको ज्ञान था। टीन शायद अफगानिस्तान के कठिनाइयों से मंगाया जाता था। यह भी बताया गया है कि उसकी कुछ पुरानी जो है खदानें हजारीबाग और बस्तर में भी पाई गई है। हड़प्पाई स्थल में जो कांसे और औजार के हथियार मिले हैं उनमें टीन की मात्रा कम है। अब ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं अफगानिस्तान से टीन मंगाना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था। फिर भी एक कांसे की वस्तुएं छोड़ गए हैं, वो नगण्य नहीं है। इन वस्तुओं के संकेत मिलता है कि हड़प्पा समाज जो है शिल्पियों में अगर देखें तो कांस्य शिल्पियों में समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। वे प्रतिमाओं और बर्तनों के साथ साथ कई तरह के औजार और हथियार भी बनाते थे। तो कांसे का हमको मूर्ति वगैरह में मिला है, जैसे कुल्हाड़ी हो गया, आरी हो गया, छुरा, बरछा, ये सब हो गया। हड़प्पाई शहरों में कई अन्य जो है महत्वपूर्ण शिल्प भी चलते थे। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा निकला है, और आपको कई वस्तुओं पे देखेंगे यहाँ पे तो आपको कपड़े का जो है छाप भी यहाँ पे देखने को मिलता है, देखने में आई है। ठीक है, कताई के लिए जो है तकलिया का इस्तेमाल होता था। बुनकर जो है ऊनी और सूती कपड़ा बुनते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कला वगैरह का स्थिति देख सकते हैं। ईंट का विशाल इमारत बताती है कि स्थापत्य जो है महत्वपूर्ण जो है शिल्प था। ठीक है, तो ईंट का यहाँ पे विशाल विशाल इमारत भी मिला है, और इन राजगीरों यानी स्थापत्यों के वर्ग के अस्तित्व का भी आभास होता है। यानी ये जो है कोई ना कोई राजगीर के द्वारा ही बनाया गया होगा। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का भी काम करते थे, जैसा कि आगे बताया जाएगा। मिट्टी के मुहरे बनाना और मिट्टी के जो है पुतलियां बनाने का भी महत्वपूर्ण शिल्प था। यहाँ पे मुहर वगैरह भी बनाया जाता है। जैसे आज आप कोई भी सामान जो है यदि एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो आपको पता है कि सामान को जो है जैसे अमेजन वगैरह फ्लिपकार्ट से आप मंगाते हैं, तो एक पैकिंग करके भेजा जाता है, उसे कोई छेड़छाड़ ना करे। उस समय जो व्यापार होता था तो उस समय वस्तुओं पे जो है क्या किया जाता था, एक मोहर जो है लगाया जाता था। आगे चल के इमेज वगैरह दिखाया गया, मैं आपको वहां पे दिखा दूंगा, सील करने के लिए, ताकि उसको जो है कोई बीच में छेड़छाड़ नहीं कर पाए। स्वर्णकार चांदी, सोना, रत्न और आभूषण भी बनाते थे। सोना चांदी संभवतः जो है अफगानिस्तान, और रत्न जो है दक्षिण भारत से आते थे। हड़प्पाई कारीगर जो है मड़ियों के निर्माण में भी निपुण थे। कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था, और हड़प्पाई लोग मृदभांड में अपनी खास विशेषता थी। जैसे हम लोग ताम्र प्रसारण कालीन युग में देखे हैं, बहुत सारा मृदभांड इनको देखने को मिला है। ये मृदभांड वगैरह चिकने और चमकीले भी बनाते थे, पॉलिशदार होते थे। अब देखिए व्यापार की स्थिति पे बात कर लेते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता के लोग के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल के अनाज के बड़े बड़े कोठारों से जो है पाए जाने से नहीं होती, बल्कि बड़े बड़े भूभागों में ढेर सारी मिट्टी के मुहरे मिली है, और एक रूप लिपि और मानकीकृत जो है माप तोलों का अस्तित्व भी यहाँ पे हमको देखने को मिली है। हड़प्पाई लोग जो है सिंधु सभ्यता के क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। ठीक है, तो एक तो आंतरिक व्यापार होता था हड़प्पाई लोगों का आपस में ही, और एक बाह्य व्यापार होता था। तो आंतरिक व्यापार के अंदर देखेंगे तो पत्थर, धातु, हड्डी का व्यापार करते थे, लेकिन जो वस्तुएं बनाते थे उनके लिए अपेक्षित कच्चा माल उनके नगरों से उपलब्ध नहीं था। वे धातु के सिक्का का प्रयोग नहीं करते थे। संभव वे सारे आदान प्रदान विनिमय द्वारा ही करते थे। यानी विनिमय प्रणाली क्या होती है आप सभी को पता ही है, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को देना। ठीक है, अपने तैयार माल और संभवतः जो है अनाज भी जो है नाव और बैलगाड़ियों पर लादकर पड़ोसी इलाके में ले जाते थे, और उन वस्तुओं के बदले धातु लेके आते थे। यानी आपको वस्तु के बदले वस्तु। वे अरब सागर के तट पे जहाज रानी करते थे। वे पहियों से परिचित थे। वह हड़प्पा में ठोस पहिए वाले गाड़ियों का भी प्रचलन था। लगता है कि हड़प्पाई लोग किसी न किसी प्रकार के आज के इक्के का इस्तेमाल करने पे उनमें आपको अरेदार पहिए नहीं थे। हड़प्पाई लोग जो है व्यवहारिक संबंध राजस्थान के एक क्षेत्र से था, अफगानिस्तान और ईरान से भी था इनका। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्य जो है बस्ती स्थापित की थी। ठीक है,
जिसके सहारे उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। आप देखेंगे अभी मैप में हम बता देंगे। उनके नगरों का व्यापार जो है दजला फरात प्रदेश के नगरों के साथ भी चलता था। बहुत सी हड़प्पाई जो है मोहरे मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली है। अब इससे तो आपको स्पष्ट हो गया कि यदि हड़प्पा की मोहरे जो है मेसोपोटामिया की खुदाई में मिल रही है तो इनका व्यापार वहां से होता ही होगा। और प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामिया नागरिकों के कई प्रस्थानों का अनुकरण किया है। हड़प्पाई लोग की बात करें अगर हम लोग, तो लाजवर्द मणि का सुदूर जो है व्यापार चलाया था। अवश्य ही इस मणि का शासक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती होगी। 2300 जो है 50 ईसा पूर्व के आसपास देखें तो उससे आगे के मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलूहा मेलूहा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है। मेलूहा किसको बोलते थे? मेलूहा सिंध क्षेत्र का जो है प्राचीन नाम था। तो ये वहां पे वर्णन है कहाँ पे? मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलूहा का। और मेलूहा क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता ही था। तो मेसोपोटामिया के जो है पुरालेखों में दो जो है मध्यवर्तीय व्यापार केंद्र का उल्लेख आपको मिलता है। ठीक है, एक आप यहाँ पे लिखा है दिलमन और एक मकन। ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलूहा के बीच में है। दिलमन की पहचान शायद फारस की खाड़ी के बहरैन के की जा सकती है। उस बंदरगाह नगर में हजारों जो है कब्रें खुदाई का इंतजार जो है अभी कर रही है। अभी बहुत सारा खुदाई होना बाकी है। ठीक है, बहुत सारा सर्च रिसर्च होना अभी बाकी है। ठीक है, अभी तो हम लोग हड़प्पा कालीन जो है आपको लिपि भी नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, तो ये स्थिति रही थी। आगे देखिए राजनीति की क्या स्थिति रही थी उस समय, जब इतना एक नगर जो है सुसंगठित नगर है, जहाँ सारा इतना जो है सुव्यवस्थित तरीके से नगर नियोजन किया गया है, तो यहाँ पे कुछ राजनीतिक संगठन भी होगा। इसके बारे में देखते हैं। देखिए हमें हड़प्पाई के जो है, अच्छा यहाँ पे कुछ इमेज वगैरह दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे, ये मोहनजोदड़ो में मिला एक क्या है? मातृ देवी का एक क्या है? मूर्ति है। ठीक है, तो हमको जो है इनके धार्मिक स्थिति के बारे में भी इससे पता चलेगा। वहाँ पे मातृ देवी की हमको चूंकि मूर्तियां मिली है, इनका जो है पूजा हुआ करता होगा। ठीक है, धार्मिक जो है क्रिया के बारे में हमको इन सब चीजों से पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं उसके बारे में। अभी हम लोग राजनीति के बारे में इसके देख लेते हैं, राजनीतिक संगठन के बारे में। हमें हड़प्पाई के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट तो आभास यहाँ पे नहीं है, किंतु यदि सिंधु सभ्यता की सांस्कृतिक एकता पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी एकता किसी केंद्रित सत्ता के बिना संभव नहीं हुई होगी। ठीक है, आप देख रहे हैं इतना बड़ा जो है क्षेत्र है, अगर कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होता तो ये जो है केंद्रीकरण जो है इसका नहीं हो पाता। यदि हड़प्पाई संस्कृति अंचल को राजनीतिक अंचल भी समझा जाए तो इस उपमहादेश में मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई कभी नहीं देखी गई है। इस इकाई में अद्भुत दृढ़ता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि लगभग 600 वर्षों तक लगातार जो है ये आपको कायम रहती है। आगे देखें, मिस्र और मेसोपोटामिया में नितांत विपरीत जो है किसी भी हड़प्पाई स्थल पे मंदिर नहीं पाया गया है। तो यहाँ पे हड़प्पा में देखेंगे तो आपको मंदिर नहीं पाया गया है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक भवन भी यहाँ पे नहीं मिला है। इसका अपवाद जो है विशाल स्नानगार हो सकता है, जो हमको ऐसा लगता है कि ये जो है आपको इस्तेमाल किया जाता होगा धार्मिक क्रिया के लिए, जिसका उपयोग जो है नहाने धोने शुद्धि या सफाई के लिए किया जाता होगा। हड़प्पा अंचल में धार्मिक विश्वासों और अंचारों का जो है एक रूपता नहीं है। इसलिए यह सोचना गलत होगा कि हड़प्पा में पुरोहितों का वैसा भी शासन था जैसा कि आपको निचले मेसोपोटामिया नगरों में था। ऐसा संकेत मिलता है कि उत्तर जो है हड़प्पाई अवस्था में गुजरात के लोथल में शायद अग्नि पूजा का परंपरा चला, किंतु इसके लिए मंदिरों का उपयोग नहीं होता था। ठीक है, अग्नि पूजा का हमको साक्ष्य मिला है बट मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। शायद हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना वाणिज्य की ओर था, और हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक जो है वर्ग में था। ध्यान रहे सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव था। यानी ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये व्यापारिक वर्ग में हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या होगा? व्यापारिक वर्ग के हाथों में होगा, और ऐसे में जो है ज्यादा यहाँ पे व्यापार पे ही आपको ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो धार्मिक प्रथाएं के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। और ऐसे यूपीएससी में 2021 में भी आपसे डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हड़प्पा में जो है पक्की मिट्टी के स्त्री जो है मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली है। ठीक है, तो मिट्टी के यहाँ पे स्त्री की मूर्ति मिल रही है। एक मूर्तिका में जो है एक मूर्तिका का आपको लक्षण ये है कि गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया। हो सकता है ये जो है आपको पृथ्वी देवी की प्रतिमा हो। ठीक है, और इसका निकट संबंध पौधे के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। ठीक है, इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग जो है धरती की उर्वरकता की देवी समझते थे।
और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी जो है आइसिस की पूजा करते थे। यहाँ पे प्रकृति पूजा आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको हड़प्पाई लोग मिस्र वासियों की तरह मातृसत्तात्मक थे या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। मिस्र में राज्य या संपत्ति का उत्तराधिकार कन्या को मिलता था, किंतु हड़प्पा समाज में उत्तराधिकार का स्वरूप क्या था, यह हमें ज्ञात नहीं है, स्पष्टता नहीं है। और सबसे बड़ा वजह यह है कि आज तक हम लोग वहाँ के बारे में आपको जो भी लिखित प्रमाण है उसके बारे में पढ़ नहीं पाए हैं। और इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता को जो है आपको पता ही है, इस हम लोग आधे ऐतिहासिक काल में इसका रखे हैं इसको। कुछ वैदिक सूक्तों में पृथ्वी माता की जो है स्तुति है, किंतु उसको कोई प्रमुखता नहीं दी गई है। बाद में देखेंगे अगर तो हिंदू धर्म में इस मातृ देवी को उच्च स्थान मिला है ईसा की 6ठी सदी, और उसके बाद में दुर्गा, अम्बा, काली, चंडी आदि विविध जो है मातृ देवियों को पुराणों और तंत्रों में आराध्य देवियों का स्थान मिला है। ठीक है, ये बाद में ये सब घटनाएं हुई है, उस समय ऐसा कुछ हमें प्रमाण नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। काली जो है क्रमण प्रत्येक गांव की अपनी अपनी अलग जो है देवी थी। ठीक है, अब सिंधु घाटी में पुरुष देवता का हमको थोड़ा सा साक्ष्य मिलता है। पुरुष देवता का एक मुहर पे चित्रित किया गया है। उनके सिर पे 3 सिंह है, और वे जो है एक योगी की ध्यान मुद्रा में एक टांग पे जो है दूसरी टांग डाले हुए बैठे हैं, यदि पद्मासन में बैठे हैं। और उनके चारों ओर एक हाथी है, एक बाघ है, एक गेंडा है, और आसन के नीचे एक भैंसा भी है, और पाँव पे जो है 2 हिरन है। ठीक है, ये सब दिखाया गया है, और इसको जो है पशुपति का जो है यहाँ पे बताया जाता है। मुहर पे चित्रित देवता को जो है यहाँ पे आपको पशुपति जो है महादेव बतलाया जाता है। ठीक है, ये शायद इमेज यहाँ पे दिखाया गया है, वो स्पष्ट तो आपको होगा नहीं, बट कोशिश कीजिए यहाँ पे देखने का। ठीक है, यहाँ पे जो देखेंगे तो एक व्यक्ति को जो है यहाँ पे ये बैठा हुआ दिखाया गया है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको जो है यहाँ पे जानवर जो है दिखाया गया है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये जो आपको चित्र मिला है इसको अनुमान लगाया जाता है कि ये महादेव को बतलाया जाता है, पर यह संदेहास्पद लगता है क्योंकि सिंह वाले देवता अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी पाए गए हैं। निसंदेह हम जो है लिंग पूजा का प्रचलन पाते हैं, जो कालांतर में शिव की पूजा का यहाँ पे आपको गहन रूप से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे जो है लिंग पूजा का हमको प्रमाण देखने को मिलता है। ठीक है, हड़प्पा में पत्थर पे बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं, संभवतः ये पूजा के लिए बने थे। ऋग्वेद में लिंग पूजन जो है अनार्य जातियों की चर्चा है। लिंग पूजा हड़प्पा काल से शुरू हुई है और आगे चल के हिंदू समाज में पूजा की विशिष्ट जो है विधि मानी जाती है। ये जो हमको देखने का वहाँ पे साक्ष्य मिला है। वृक्ष और पशुओं की भी ये लोग पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु क्षेत्र में देखेंगे तो लोग जो है वृक्ष पूजा भी करते थे। एक मुहर पे पीपल की जो है डालों के बीच विराजमान देवता चित्रित किया गया है, यानी एक आपका पेड़ हो गया और इसमें जो है बीच में एक देवता को दिखाया गया है। ठीक है, इस वृक्ष की पूजा आज भी जो है जारी है, आपको पता ही है। हड़प्पा काल में जो है पशु पूजा का भी यहाँ पे आपको प्रचलन देखने को मिलता है, पशुओं को भी यहाँ पे पूजा जाता था। तो यहाँ पे जो है कई पशु मोहरों पे अंकित है, आपको पता है। इनमें सबसे महत्व का है कि एक सींग वाला जानवर, ठीक है, जो गेंडा हो सकता है। उसके बाद देखिए महत्व की बात है कि कुबड़ वाला सांड है। आज भी जब ऐसा सांड बाजार की गलियों में चलता है तो धर्मांतन जो हिंदू इस जो है इसे रास्ता दे देते हैं, और इसी तरह का सिंग वाले देवता का आपको चतुर्दिक पशुओं की उपस्थिति में यहाँ पे प्रकट होता है। ये सब हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इन बातों से स्पष्ट होता है कि सिंधु प्रदेश के निवासी वृक्ष, पशु, मानव के स्वरूप की देवताओं का पूजा करते थे, परंतु वे अपनी इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसा कि प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में बनाया जाता था, यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला है। धर्मोपासना सूचक वस्तुओं के रहते हुए भी हड़प्पा के नगरीकरण को धर्म से जोड़ना ठीक ना होगा, जो बात आपको कांस्ययुगीन के अन्य जो है नगरीय समाजों में लागू होती है। जब तक सिंधु लिपि पढ़ी नहीं जाती तब तक हड़प्पाई लोगों के धार्मिक जो है विश्वासों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, जिस दिन पढ़ ली जाएगी हमको जो है पूरा जानकारी स्पष्ट हो जाएगा। ताबीज बड़ी तादाद में मिले हैं। शायद हड़प्पाई लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत उनका अनिष्ट जो है कर सकते हैं, और इसलिए उसे बचने के लिए ताबीज पहनते थे। आर्योत्तर जो है परंपरा से संबद्ध माने जाने वाले अथर्ववेद में भी अनेक जो है आपको तंत्र यंत्र जादू टोना का बात किया गया, और रोगों तथा भूत प्रेतों को भगाने के लिए ताबीज जो है बताए गए हैं। ये सब थोड़ा हमको देखने को मिला है। हड़प्पाई लिपि के बारे में आपको पता ही है, इसको आज तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह हड़प्पाई लोगों का लेखन कला का आविष्कार किया था। यद्यपि हड़प्पाई लिपि सबसे, अगर इसका हम लोग पुराना नमूना का बात करें तो 1853 में मिला था,
और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आई, किंतु ये अभी तक जो है पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो ये दुर्भाग्य है हमारा। कुछ लोग इसे द्रविड़ या आपको आद्य द्रविड़ भाषा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग इसको संस्कृत से, कुछ लोग इसको सुमेरी भाषा से, परंतु इन पठनों में कोई भी जो है संतोषप्रद नहीं है। खैर, कोशिश आज भी जारी है। लिपि जो है न पढ़े जाने के कारण साहित्य में हड़प्पाई लोगों का क्या योगदान रहा है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम उनके विचारों और विश्वासों के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, पत्थरों के मोहरों और अनेक वस्तुओं पे हड़प्पाई लेखन और लगभग जो है 4000 नमूने जो है हड़प्पाई अभिलेख उतने लंबे लंबे नहीं हैं जितने जो है मिस्री और मेसोपोटामिया के हैं। ठीक है, अधिकांश अभिलेख जो है मोहरों पे ही हैं और हर एक दो चार ही शब्द है हर एक में। ठीक है, देखेंगे अभी हम लोग मोहर। इन मोहरों का प्रयोग जो है धनाढ़ लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने के पहचानने के लिए करते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और इन लिपि में कुल मिला जुला कर 250 से 400 तक आपका चित्रांशर जो है आपको देखने को मिला है। चित्र के रूप में लिखा हुआ हर एक अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा लिपि वर्णात्मक नहीं है, बल्कि मुख्य जो है क्या है, ये चित्र लेखात्मक है। मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन लिपियों के साथ इसकी तुलना करने का प्रयास किए गए हैं, परंतु यह सिंधु प्रदेश का आविष्कार है और पश्चिमी एशिया की लिपियों में इसका कोई संबंध दिखाई नहीं देता है। अब देखिए माप तौल के लिए क्या स्थिति थी उस समय। लिपियों का ज्ञान हो जाने से निजी संपत्ति का लेखा जोखा रखना आसान हो गया। ठीक है, और यह माप तौल के लिए जो लोग इस्तेमाल किए करने लगे थे, बहुत सारा बाट मापन यहाँ प्रणाली जो है इस्तेमाल हुआ था आगे चल के। चलिए, ये एक आकृति आपको दिखाई गई है उस समय की। ठीक है, देखिए ये लोथल में प्राप्त जो है मिट्टी का बर्तन है, और ये मिट्टी का बर्तन आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ये तो सबसे पहला कि ये पक्की मिट्टी के बर्तन है, दूसरा इस पे जो है कलाकृतियां की गई है। ठीक है, पॉलिश वगैरह भी किया गया है इस पे, जो दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बात कर रहा था, मोहनजोदाड़ो में जो है एक मुहर है जिसपे कुबर वाले बैल की आकृति बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखें आप। ठीक है, यहाँ ये मोहनजोदाड़ो में ये बैल की एक आकृति दिखाई गई है आपको। ठीक है, ये इसका सिंग दिख रहा है, ये यहाँ पे देख रहे हैं तो कुछ जो है ये लिपि लिखा गया है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे 3-4 शब्द आपको लिखे गए हैं, ये भाव चित्रात्मक की लिपि है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, और ऐसा हमको बहुत जगह से यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, ये स्थिति है। बाट मापन की हम बात कर रहे थे, तो बाट के रूप में जो है आपको देखे तो बहुत सारी यहाँ पे वस्तुएं पाई गई है, और तौल में ये 16 या उसके आवर्तक इस्तेमाल करते हैं, जैसे 16 हो गया, 64, 160, यानी 16 के ही क्या होंगे, गुणज होंगे। ये लोग तौल वगैरह में ये इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इसके अलावा जो है मृदभांड के बारे में हम बात किए हैं। हड़प्पाई लोग जो है कुम्हार के चाप का उपयोग करके बड़े कुशल थे ये लोग। अनेक बर्तन पे विभिन्न रंगों की चित्रकारी हमको देखने को मिलता है। हड़प्पा जो है भांडों पे आमतौर पे वृत्त या वृक्षों की भी आकृति मिली है। कुछ जो है ठीकरों पे मनुष्य की आकृति भी दिखाई गई है। मुहरे वगैरह की बात करें तो यहाँ पे मुहरे थी, सील थी, हम इसके ऊपर थोड़ा देर पहले बात किए थे। हड़प्पा संस्कृति में सर्वोत्तम जो है कलाकृति है उनका मुहर। अब तक लगभग 2000 सीलें प्राप्त हुई है। इसमें से अधिकांश सीलों पे लघु लेख के साथ साथ एक सिंगी जानवर, भैंस, बाघ, बकरी वगैरह को दिखाया गया। एक मुहर होता था, ठीक है, आज भी मुहर लगाया जाता था। इस पे कुछ जानवर को भी दिखाया गया है और कुछ लिपि भी इस पे लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसे हमको मुहरे जो है दिखने को यहाँ पे मिली है। चलिए देखिए, हम एक एक लाइन अगर पढ़ेंगे तो आप सभी को पता है टाइम तो थोड़ा सा लगेगा ही। ठीक है, बट एक बार हम लोग करें, सर्वश्रेष्ठ करें, अच्छा है। ठीक है, जिनको स्लो लगेगा 2.0 करके सुन सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कुछ आपको कालीबंगा में जो है मुहरे आपको दिखाई गई है। इन मुहरों में देखिए एक जानवर आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, ऊपर कुछ लिखा हुआ है। यहाँ भी देखिए एक जानवर दिखाया जा रहा है, कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी मुहर को जो है आपको किसी वस्तु पे जब सप्लाई किया जाता था, लगाया जाता था। प्रतिमाएं वगैरह कुछ हमको देखने को मिली है क्या? तो बिल्कुल मिली है। हड़प्पा शिल्पी धातु खूबसूरत मूर्ति बनाते थे। कांसे की नर्तकी हमको मिली है, उनकी मूर्तिकला का सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे तो पूरी जो है, पूरी मूर्ति गले में बड़े हार के अलावा एकदम नग्न है। कुछ हड़प्पाई प्रस्तर जो है प्रतिमाएं भी मिली है। ठीक है, तो पत्थर के भी हमको कुछ प्रतिमा मिला है। सेल खड़ी की एक मूर्ति में बाएं कंधे और दाएं कंधे के नीचे जो अलंकृत वस्त्र है, और सिर के पीछे जो है उसके बालों के छोटी लटे और एक बनी हुई पट्टिका द्वारा संवारी गई है। ठीक है, ये सब हमको देखने को मिला है। उसके अलावा मृण जो है मूर्तिकाएं भी हमको, यानी टेराकोटा फिगरीन यहाँ को देखने को मिला है। सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग की पकी मिट्टी, जिसे हम टेराकोटा कहते हैं, इसकी बनी हुई मूर्तियां हमको मिली है। इनका प्रयोग या तो खिलौने के रूप में या जो है आपका पूज्य प्रतिमाओं के रूप में होता था, ऐसा अनुमान है। इसमें आपको देखेंगे तो पक्षी, कुत्ते, भेड़े, सबका, बंदर का हमको यहाँ पे प्रतिकृतियां मिली है।
पुरुष स्त्रियों की प्रतिकृतियाँ भी मिली है, जिनमें पुरुषों से स्त्रियों की संख्या यहाँ पे अधिक है। स्त्रियों को जो है ज़्यादा यहाँ पे आपको मूर्ति देखने को मिला है, जहाँ मोहरे और प्रतिमाएँ आपको मंजी दक्षता के साथ बनाई गई है। वहीं ये जो है आपको मिंड मूर्तियाँ, बहुत से सरल कलाकृतियाँ, इन दोनों कोटियों में जो है शिल्पों के बीच अंतर है। इनका इस्तेमाल करने वाले वर्ग के बीच में भी अंतर का ये सूचक है। ये सब जो है उस समय की स्थिति है। तो अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उद्भव, उत्थान और आवासन की बात करते हैं। तो इसके ऊपर तो हम पहले ही आपसे बात कर चुके हैं, इनके उद्भव के ऊपर, कि हड़प्पा का एक परिपक्व अवस्था है, ठीक है? परिपक्व हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व मोटे तौर पे इसका 2550 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में रहा होगा। ये परिपक्व हम आपको 3 स्टेज ऑलरेडी पहले ही बताए हैं, ठीक है? एक आपका परिपक्व अवस्था रहा था, और उससे पहले जो है ये लोग कहाँ रहते थे, मैं लोकेशन वगैरह भी आपको दिखा चुका हूँ। पिछला पार्ट में है, आप लोग एक बार जाके देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, लगता है कि अपने अस्तित्व के पूरी अवधि भर ये संस्कृति एक ही प्रकार के औजार, हथियार और घरों का प्रयोग करती रही है। सारी जीवन पत्ति में एकरूपता बनी रही है। वहीं नगर नियोजन, वही मोहरे, वही जो है आपको मूर्तियाँ वगैरह, मिंड मूर्तियाँ, और वही लंबे-लंबे जो है चट फल के दिखाई देती है। ये सब यहाँ पे स्थिति आपको देखने को मिलता है। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव जानना जितना कठिन है, उतना ही कठिन उसका अंत जानना है। आखिर इसका अंत कैसे हुआ? आखिर उसका उद्भव कैसे हुआ? अब उद्भव के आधार पे भी, अब जैसे हम थोड़ी देर पहले बात किया आपको कि जगह-जगह पे आर डी बनर्जी के द्वारा बताया गया कि ये लोग और कोई नहीं है, ये लोग द्रविड़ हैं। मार्टिन न्यूलर बता रहे हैं कि दास दसवीं हैं, ठीक है? तो उत्पत्ति के आधार पे भी काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है, उद्भव के आधार पे भी। गार्डन चाइल्ड क्या बताते हैं कि ये लोग सुमेरियन हैं। वैसे जो है ये इतनी बड़ी जो सभ्यता है, इसका पतन कैसे हुआ? ऐसे में भी लेके आज भी कन्फ्यूजन जो है बना हुआ है। ठीक है? चलिए इसके ऊपर थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ये कहानी हम आपको बता चुके हैं, तो इसलिए इसको रिपीट करने से कोई यहाँ पे फ़ायदा है नहीं। ठीक है? मैं इनिशियल में ही आपको बता दिया था। बाकी इसको हम समराइज़ कर देते हैं। बाकी हम लोग एमसीक्यू करेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। तो ये सब कहानी थी इसमें। तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग क्या बात की, इसके उत्पत्ति के बारे में मैं बताया कि थोड़ा-सा कन्फ्यूजन यहाँ पे बना रहा। ठीक है? बाकी जो है इसकी उत्पत्ति के लेके तिथि कर्म को भी काफ़ी लेके कन्फ्यूजन था, मैं बता देता हूँ। जैसे नाम आप सुन ले, कहीं हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछते। जैसे आपके जॉन मार्शल हो गए एक, ठीक है? जॉन मार्शल हो गए। जॉन मार्शल का क्या कहना था कि इनका उत्पत्ति यहाँ पे बताया गया 3250 से लेके आपको 2750 बीसी बताया गया। मैके के द्वारा जो है ये बताया गया था आपको 2800 बीसी से जो है 2500 बीसी तक। ठीक है? एक बार आप सुन लीजिए, आपके मेंस में भी थोड़ा काम आ जाएगा। और इसके अलावा जो है एमएस वत्स बताते हैं कि 3500 से आपको 2700 बीसी, ठीक है? व्हीलर बताते हैं 2500 बीसी से 1500। लेकिन हम लोग किसको मानेंगे अब? ये क्वेश्चन है कि हम लोग किसको मानेंगे? हम लोग जो है अभी तो न्यू एनसीईआरटी आ गया है, तो उसी के डाटा को यहाँ पे हम लोग वैलिड मानेंगे। और न्यू एनसीईआरटी में आपको क्या दिया गया है? 26 से जो है बीसी से आपको 1900 बीसी। ये आप इसका कार्यकाल मोटा-मोटा मानेंगे, बाकी यहाँ से जो क्वेश्चन बनाने का चांसेस कम है। ऐसे ओल्ड एनसीईआरटी में देखेंगे तो रेडियो कार्बन पत्ती वाला जो है डाटा लिखा हुआ है 2350 से लेके और 1750 बीसी तक। ठीक है? ये जो है हड़प्पा का जो है बारे में बताया गया है। बाकी न्यू एनसीईआरटी का मैं डाटा आपको बता ही दिया हूँ। आर्थिक पहलू के बारे में हम लोग चर्चा कर ही लिए थे। यहाँ का मुख्य फसल क्या था? गेहूँ था, आपका जौ था, कपास था, तिलहन था, बाजरा था, क्योंकि हमें लोथर और रंगपुर से जो है धान की भूसी वगैरह का भी हमको साक्ष्य यहाँ से मिला है। अच्छा, ये लोग जो है तकनीकी कृषि से भी परिचित थे, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमको कालीबंगान में जो है एक प्रकार का जो है खेत मिला है, और यहाँ पे 2 प्रकार की आपको फसलों का हमको अवशेष देखने को मिला है। यानी एक ही खेत में 2 प्रकार के ये लोग फसल उपजाते थे, इसका मतलब ये लोग तकनीक से भी परिचित थे। ठीक है? ये सब बात आप याद रखेंगे, ठीक है? मोहनजोदड़ो में जो है काशी की 14 सीएम की आपको मूर्ति मिलेगी। बाकी हम लोग जब इसका एमसीक्यू करेंगे, तो जो भी फैक्ट एक्स्ट्रा बचा होगा, वहाँ से आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? सिक्का कोई नहीं मिला है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। पाट माप ये लोग करते थे, ठीक है? दशमलव प्रणाली का यूज़ करते थे। परिवहन के लिए ये लोग बैलगाड़ी इस्तेमाल करते थे, नाव इस्तेमाल करते थे। जलपोत से भी ये लोग परिचित थे।
हमको सूती का कपड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। आज अच्छा, ये लोग व्यापार कहाँ-कहाँ से करते थे, ये भी थोड़ा-सा आप ध्यान रखेंगे। आखिर इनका व्यापार कहाँ-कहाँ से होता था। एक तो आंतरिक व्यापार हो गया, एक बाह्य व्यापार में अगर देखेंगे, ये लोग यूनान से व्यापार करते थे, ठीक है? सुमेर से व्यापार होता था इनका, इराक से होता था, ठीक है? ये सब से ये लोग व्यापार वगैरह करते थे। ये थोड़ा-सा मैं आपको विशेषता बता देता हूँ, 1-2 मिनट आप सुन लें, ठीक है? यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। जैसे हड़प्पा, पहला हम लोग हड़प्पा ही नगर खोज किए थे, ठीक है? बस आप लोग सुन लें और बाकी आपको तो पता ही होगा। हड़प्पा में देखेंगे तो एक कब्रिस्तान मिला है वहाँ पे, उसका नाम था R37, ठीक है? यानी एक कब्रिस्तान था जिसमें एक व्यक्ति के साथ 37 प्रकार की वस्तुओं को वहाँ पे दफ़न किया गया था। तो R37 पूछा जाए, आपका जवाब क्या हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा, ठीक है? एक ताबूत में जो है 37 प्रकार की सामग्री मिली है। उसके अलावा देखेंगे तो ये हड़प्पा की खोज से रिलेटेड कौन व्यक्ति थे? तो दयाराम साहनी थे, ठीक है? खोज कब हुआ था इसका? तो 1920 से जो है 21 में इसका खोज हुआ, सबसे पहले इन्हीं का खोज हुआ। कौन से नदी के किनारे था? तो ये रावी नदी के जो है किनारे था, ठीक है? यहाँ पे हमको दुर्ग वगैरह भी देखने को मिला है। साथ-साथ कुछ स्पेशलिटी जो है यहाँ पे 12 कक्ष वाला एक अनागार मिला था, जो अभी हम लोग देखे थे, ठीक है? फैक्ट में हम लोग इसको पढ़े थे। अनाज कूटने वाला यहाँ पे वृत्तकार जो है चबूतरा भी आपको मिला है। ये भी हमको यहाँ पे देखने को जो है इस तरह का आकृति जो है हड़प्पा में देखने को मिला है, ठीक है? मानव का एक नग्न जो है आकृति का तांबा का यहाँ पे हमको मूर्ति देखने को मिला है। ये सब आप बात याद रखेंगे। साथ-साथ यहाँ पे हड़प्पा में हमको कुछ स्पेशल क्वालिटी का बर्तन मिला है, जो हो सकता है कहीं आपके एग्ज़ाम में जो है से पूछ दिया जाए। जैसे वहाँ पे आपको एक बर्तन पे जो है मछुआरा का चित्र बना हुआ है, ठीक है? एक जो है हिरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ऐसा हमको एक बर्तन मिला है। एक स्त्री के गर्भ से जो है पौधा निकल रहा है, वैसा हमको बर्तन मिला है। तो ये सब फैक्ट आप याद रखेंगे हड़प्पा से रिलेटेड। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो, ठीक है? दूसरा, से भी कुछ आप फैक्ट याद रखेंगे जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मोहनजोदाड़ो के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ इसको तो सबसे पहले मृतकों का टीला भी बोला जाता है। यहाँ पे विशाल स्नानागार हम लोग इमेज में देखे थे, अनागार भी मिला था, यहाँ पे सभा भवन है, ठीक है? ये भी आपको पाकिस्तान में ही है उसके जैसे, और ये लरकाना जिला में पड़ता है। इसका खोज जो है आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया। इसमें मोहनजोदाड़ो में देखेंगे तो यहाँ पे जो है 2 तरह का हमको स्थिति का मिलता है। आप देखे थे इमेज में कि एक जो है दुर्ग, एक ऊँचा दुर्ग था और एक निचला आपको हिस्सा दिख रहा था। तो 2 तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है? जबकि लोथल की अगर बात करेंगे, अगर स्ट्रक्चर में, तो लोथल में देखेंगे तो एक ही तरह का दुर्ग क्षेत्र है। यानी लोथल में जो है समाज में समानता आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। कालीबंगा में देखेंगे तो आपको दुर्ग अलग-अलग ही देखने को मिलेगा, ठीक है? ठीक है? तो कालीबंगा में भी देखेंगे तो 2 तरह का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? एक जो है चारों तरफ से जो है यहाँ पे दुर्ग बना होगा और निचला होगा, इसमें दुर्ग वगैरह प्रोटेक्शन के लिए नहीं होगा। हो सकता है वहाँ पे शासक वर्ग जो है रहा करता होगा, ठीक है? इसके बाद मोहनजोदड़ो में देखेंगे तो पुरोहितों का जो है आवास भी यहाँ पे मिला है, सभा भवन मिला है 21 पिलर वाला, ठीक है? बात आप ध्यान रखेंगे। एक आपको काँसे का जो है 14 सेंटीमीटर का यहाँ पे 14 सेंटीमीटर का यहाँ पे मूर्ति मिला है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? एक मूर्ति जो है मिला है, जिसको योगी का मूर्ति कहते हैं, शिव का मूर्ति बोलते हैं, ये भी यहीं से मिला है, ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है? बाकी इसमें जो है बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है। जैन वाले बताते हैं कि उनके जो है वो धर्म गुरु है पहले, ठीक है? चलिए, आगे जो है कालीबंगा के बारे में थोड़ा सुन ले। बाकी मैं जैसे बताया हूँ कि एमसीक्यू करेंगे तो हम लोग बहुत सारा फैक्ट कवर करेंगे, ठीक है? कालीबंगा में देखेंगे तो आपको पशु बलि का यहाँ पे साक्ष्य मिला है। उसके बाद कच्ची ईंट का यहाँ पे घर मिला है आपको कालीबंगा में। देखिए, पूरा हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में क्या बात कर रहे हैं, पक्की ईंट का मकान, लेकिन कालीबंगा में आपको कच्ची ईंट का यहाँ पे मकान मिला है, ठीक है? याद रखेंगे, ठीक है? इसके बाद जूते हुए खेत का यहाँ पे साक्ष्य मिलता है, ठीक है? ये सब ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक जो है आपको समाधि भी मिला है, जिसमें 2 शव है, स्त्री और पुरुष का एक ही जो है आपको समाधि में 2 शव जो है देखने को मिलता है। हो सकता है वहां पे जो है सती प्रथा कहीं रहा होगा। खुदाई जो है इसका अमलरन घोष 1953 में इसका खुदाई कराया गया, ठीक है? इसके बाद देखेंगे तो एक और नाम आप सुन ले, लोथल, ठीक है? लोथल जो है ये भी फेमस रहा हुआ है और इसमें 3 युगल जो है समाधि देखने को मिली है। बाजरे का खेती का हमको लोथल में साक्ष्य मिला है, ठीक है? तो लोथल से आप 3-4 फैक्ट आप याद रखेंगे। कब्र मिला है जिसमें एक साथ मानव और बकरे को दफनाया गया है, ठीक है? यहाँ पे अग्नि वेदिका भी देखने को मिला है लोथल में, ठीक है? और लोथल पता ही है आपको व्यापार के लिए फेमस था, ठीक है? गुजरात के जो है अहमदाबाद में है। एस आर राव द्वारा 1957 में इसका जो है खोज किया गया। हाथी के दांत का बना हुआ स्केल वगैरह भी यहाँ पे आपको मिला है। इसके बाद एक और फेमस जगह है आपका चंद्रद्रोह,
ठीक है। चंद्रहुदुड़ में जो है आपको मन के बनाने का जो है यहाँ पे कारखाना वगैरह मिला है, हड्डियों का कुछ आभूषण मिला है। ठीक है। इसके अलावा अलंकृत हाथी का खिलौना आपको मिला है। बिल्ली का कुत्ता का पीछा करते हुए एक चित्र यहाँ पे मिला है। ठीक है। और ये भी चंद्रहुदुड़ आपको सिंध के पाक में ही पड़ेगा। मजुमदार के द्वारा 1931 में इसका खोज किया गया था। और यहाँ पे एक खासियत क्या है चंद्रहुदुड़ का कि यहाँ पे वक्राकार ईटा मिला है, ध्यान देंगे वक्राकार यहाँ पे आपको ईटा मिला है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिपस्टिक वगैरह भी आपको चंद्रहुदुड़ में मिला है। ठीक है। वैसे ही देखेंगे बनावली का देखेंगे तो बनावली में आपको हल की आकृति वहां पे मिली है। अच्छा, बनावली का एक खासियत ये है कि बनावली में जो सड़कें हैं, बनावली की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है आपको सड़कें जो है समकोण पे नहीं काटती थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है। और इसका खोज जो है आर एस बिष्ट के द्वारा 1973 में किया गया। और बनावली में नालियों का व्यवस्था भी अच्छा नहीं था। तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं बनावली उस समय जो है थोड़ा कम विकसित रहा है, सैंधो जितने समय था उसमें। ठीक है। उसके अलावा जो देखेंगे एक धौलावीरा है, और धौलावीरा का देखेंगे यहाँ पे स्टेडियम जैसी आकृति आपको मिली है। ठीक है। और यहाँ पे जो सिंधु सभ्यता के 9 बड़े बड़े लिपि जो है आपको धौलावीरा में मिले हैं। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछने का चांस, आर एस बिष्ट के द्वारा इसका खोज किया गया था। ठीक है। अच्छा, संधौ लिपि के बारे में अगर बताएं तो संधौ लिपि के बारे में ये जो है दाएं से जो है बाएं लिखे जाते थे। ठीक है। दाएं से जो है बाएं लिखे जाते थे। कुछ जगह हमको एक और यहाँ पे देखने को स्ट्रक्चर मिला है, जैसे दाहिने से बाएं और फिर बाएं से दाहिने, फिर दाहिने से ऐसे कुछ हमको स्ट्रक्चर मिला है। मेरा कहने का तात्पर्य आप यहाँ से लिखना शुरू करें, यहाँ तक पहुंचे, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे। इसको जो है बुस्त्रोपभेदम जो है सर्पिलिकार जो है या गोमूत्री लिपि जो है इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। आज तक खैर इसको पढ़ने में कोई जो है सक्षम नहीं हो पाया है। राजनीतिक जीवन के बारे में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो है धर्म आधारित जो है जनतांत्रिक था। मार्टिन व्हीलर का कहना था, कुछ लोग का कहना था पिंगट का कि ये पुरोहिता समाज था। ठीक है। कुछ लोग का कहना था कि ये मध्यम वर्गीय शासन था। आधुनिक विज्ञान बताते हैं यहाँ पे मध्यम वर्ग का जो है शासन था। हंटर का कहना था कि जनतंत्रात्मक शासन था। सामाजिक जीवन के बारे में आपसे बात कर ही चुके हैं हम कि व्यापारी थे, कृषक थे, पुरोहित थे। ठीक है, ये सब लोग थे। धार्मिक जीवन के बारे में बताया ही था आपको, पुरुष देवता का उपासना होता था, नारी का भी, लेकिन यहाँ पे नारी जो है देवता का उपासना ज्यादा देखने को आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे अगर देखें तो ये लोग जो है प्रकृति पूजा करते थे। ठीक है। पेड़ पौधे वगैरह का पूजा होता था यहाँ पे, पीपल वगैरह का पेड़, नीम का पेड़ का, सब आपको पूजा, तंत्र मंत्र वगैरह भी देखने को यहाँ पे मिलता है, जैसे कि हम लोग देखे थे। ठीक है। अब पतन के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया कि आखिर जो है इतना बड़ा नगर का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा सुन ले। यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो कुछ लोग का कहना है कि जो आर्यों का आक्रमण की वजह से इनका पतन हो गया। अगला में हम यही यूनिट पढ़ना है हम लोग को कि आर्य आक्रमण किए और इससे इनका पतन हो गया। ये कहना किसका है? तो गार्डन चाइल्ड और मार्टिन ल्यूथर का कहना है। लेकिन इनकी कहानी जो है गलत जो है साबित हो सकती है, इसलिए क्योंकि आर्य जो है आपको पता ही है कि आर्य जो है 1500 बीसी में आते हैं। ठीक है। ये 1750 बीसी तक कहानी खत्म हो जाती है, तो ये आक्रमण कैसे कर सकते हैं। बाकी जॉन मार्शल का कहना है ये बाढ़ और प्रशासनिक जो है स्थिरता के कारण यहाँ पे पतन हो गया। स्टाइल का जो है आर.एन. स्टाइल और एन.एन. घोष का कहना है आपको कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है इसका पतन हो गया होगा। कुछ लोगों का कहना है, जैसे एम.आर. साहनी है, उनका कहना है कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण। ठीक है। कनेडी का कहना है कि प्लेग या महामारी फैल गया होगा यहाँ पे, मलेरिया महामारी, इसके कारण पतन होगा। डेल्स का कहना है आपको कि जल जो है पलावन के कारण इसका पतन हो गया। तो इस तरह से हम लोग पूरा हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट किए, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई। ठीक है। यहाँ का समाज का क्या स्थिति था, धर्म का क्या स्थिति था, व्यापार का स्थिति क्या था, आखिर इसको हम लोग नगरीय सभ्यता क्यों बोलते हैं, सारा फैक्ट हम लोग कवर कर लिए। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे जो भी दिया गया है उसको लिखेंगे, और साथ साथ एक क्वेश्चन आप जरूर ऐड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है। आपको एड ऑन एक क्वेश्चन ऐड करना है कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग नगरीय सभ्यता क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये आपको दिखाना है। अच्छा, अगले क्लास में एक आपको मैप भी बना के इससे रिलेटेड दिखा देंगे हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, जहाँ जो हम लोकेट कर देंगे। अच्छा, एक चीज जो है और जो मैं आपको बता दूं वो ऐसे मैप में ही था, चलिए मैं बता देता हूं आपको। देखिए, चलिए यहीं पे हम बता देते हैं मैप वगैरह इमेज कहाँ है अभी। देखिए, अगर इसका चौहद्दी का बात किया जाए हड़प्पा सभ्यता का, ईस्ट में अगर बात करें पूरब में, तो आप याद रखेंगे आलमगीरपुर। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर नाम सुन लेंगे, आपको पता ही होगा। और यदि वेस्ट में यदि बात करेंगे तो सुटका गेंडोर। ठीक है, ये आपको गुजरात में हो जाएगा। अगर आप नॉर्थ में बात करेंगे तो मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, और साउथ में बात करेंगे तो दायमाबा।
और दायमाबाद जो है ये आपको इसको उत्तरकालीन आप हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं, यानी लास्ट में यहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी। ये इसका चौहद्दी हो गया। बाकी हम लोग हर एक पहलू पे इसके बात कर लिए। बाकी हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर को आप लोग अधिक सही देखिए। लेक्चर बनाने में जो है आप बोलने में स्पेशली बात करें काफी एनर्जी का खर्च होता है, ठीक है। तो आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम भी थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बना रहे, ताकि अधिक लोग जो है लेक्चर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि अभी ये शुरुआत है, देखेंगे। और मेरे को पता है कि बुक जो है पढ़ना कितना टिपिकल है एक नए बच्चे के लिए, इसलिए मैं बुक आपके सामने जो है प्रत्यक्ष रूप से इसको जो है पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी टेस्ट सीरीज अगर आप देखते रहें, ठीक है, अपना प्रैक्टिस करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।